और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। सियासत जारी है और इससे जुड़ी खबर यह है कि राजा वड़िंग ही रहेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बैठक चल रही थी और प्रभारी भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने से इनकार कर दिया है। बयान दिया, कहा नेतृत्व परिवर्तन गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक के बाद भूपेश बघेल का ये बयान आया है। पंजाब में अंदरूनी कलह पर दिल्ली में बैठक हुई है और बैठक के बाद ये बयान दिया गया है। तो भूपेश बघेल की तरफ से बयान भी सामने आया। आपको बता दें कि बैठकों का सिलसिला जारी था और ये कहा जा रहा था कि आला कमान की तरफ से ही निर्णय लिया जाएगा। अब जब ये बैठक हो गई है तो बैठक के बाद निर्णय लिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष बदलने से इनकार किया गया है। सुनिए क्या बयान दिया गया। पंजाब की 6 दिन की यात्रा रही नीचे कर लो और पंजाब नेताओं से मुलाकात हुई। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, 1 to 1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया। गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। तो पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान क्या है, एक एक कर डिटेल से आपको समझाते हैं। चन्नी और राजा वड़िंग के बीच नेतृत्व की लड़ाई चल रही है और इसको लेकर तमाम बयान भी सामने आ चुके हैं। राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से चन्नी नाराज हैं और चन्नी अपने नेतृत्व में विधानसभा चुनाव चाहते हैं। भूपेश बघेल से बातचीत के बाद भी चन्नी नहीं माने थे। बैठकों का सिलसिला जारी था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। कल राहुल गांधी ने खड़गे से हालातों पर चर्चा की, मुलाकात की, कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई और उनमें से ये एक प्रमुख मुद्दा था। बैठक के दौरान महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे और आज बैठक के बाद प्रभारी भूपेश बघेल की तरफ से क्या कहा गया वो भी हमने आपको बताया। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार विक्रांत, बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा था और बातचीत चल रही थी। कहा जा रहा था कि आला कमान की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा वो ही आखिरी निर्णय होगा। अब जब ये कह दिया गया है कि परिवर्तन नहीं होगा, जो नेतृत्व है वही रहेगा, तो आगे भी कांग्रेस में कलह की खबरें सामने आती रहेंगी, टूट की खबरें सामने आती रहेंगी। चुनाव से पहले किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाएगा? ये देखिए, कल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच चर्चा हुई थी, जिसमें फैसला ले लिया गया था कि अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। जैसे चन्नी को केंद्रीय चुनाव समिति में बैठने का मौका मिले या उनको मेंबर बना दिया जाए, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन चन्नी और रंधावा गुट जो है वो पहले भी जब भूपेश बघेल ने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, तो उन्होंने कहा था हमको कंप्रोमाइज लीडर मंजूर नहीं है। कंप्रोमाइज लीडर वो राजा वड़िंग को कह रहे थे। तो ऐसे में अब जब आला कमान ने एक बार फिर फैसला कर लिया और एक बात ये भी कही जा रही है कि आला कमान अगर यहाँ फैसले को दोबारा बदलता है तो देश भर में एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, हर राज्य में एक बागी गुट सामने आ जाएगा, तो आला कमान का इकबाल जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ऐसे में ये फैसला हुआ। तो अब देखना यह है कि चन्नी गुट और रंधावा गुट जो है, सुखजिंदर रंधावा जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी हैं और राजस्थान के प्रभारी भी हैं, उनका क्या रुख होता है इस घोषणा के बाद। क्योंकि जब राहुल गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल की बैठक होती है और 6 दिन के दौरे पर जब भूपेश बघेल वहाँ गए थे पंजाब, उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव को दी और उसके बाद निकल कर कहा नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कि नेतृत्व परिवर्तन गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। तो ऐसे में अब बागी गुट क्या रुख अपनाता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए कुमार विक्रांत। तो राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते हैं। देहरादून की सियासत गर्म है। बीती रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल को बदलने को लेकर नाराज है, गुस्से में है। दरअसल 17 जून को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का देहरादून में कार्यक्रम है। कांग्रेस का आरोप है कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम में इजाजत मिली थी। जब कार्यकर्ता तैयारी को लेकर परेड ग्राउंड पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। जब इजाजत मिली थी तो क्यों रोक दिया गया? इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। तस्वीरें आप बीती रात की देख रहे हैं। देखिए कैसे बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे, प्रदर्शन किया और अब कार्यक्रम बन्नू स्कूल ग्राउंड में कराने का फैसला लिया गया है और इसी को लेकर सियासत भी हो रही है।
परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। हम दिन भर प्रशासन के संपर्क में रहे लेकिन हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई और अंततोगत्वा अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है। 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन का काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। तो बीती रात हुए प्रदर्शन और उससे जुड़े बयान आपको सुना रहे थे। कुल मिलाकर सियासत जारी है। अब आपको बताते हैं कि देहरादून में गुस्से में कांग्रेस है, क्यों, आखिर हुआ क्या। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुआ, पुलिस के साथ झड़प की खबर आई और 17 जुलाई को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और परेड ग्राउंड में राहुल के कार्यक्रम कराने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ है। इसी को लेकर विवाद है। पार्टी का दावा है कि नगर निगम ने परेड ग्राउंड की इजाजत दे दी थी। 17 जुलाई को जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी इजाजत मिल गई थी। कांग्रेस का दावा 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों का रजिस्ट्रेशन है और 14 जुलाई को तैयारी के लिए ही ये कार्यकर्ता पहुंचे थे लेकिन इन्हें रोक दिया गया। परेड ग्राउंड में केंद्र के लोक संवर्धन पर्व का पंडाल लगा हुआ था और इसी वजह से उन्हें रोका गया। प्रशासन ने कांग्रेस को आयोजन स्थल बदलने की सलाह दी है, संख्या को देखते हुए, आयोजन को देखते हुए। और बीती रात परेड ग्राउंड के बाहर कार्यकर्ताओं ने फिर प्रदर्शन की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्रालय के कार्यक्रम स्थल की घेराबंदी तक की गई और प्रदर्शन हुआ, विरोध जताया गया। बीती रात परेड ग्राउंड के बाहर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, नाराजगी भी जताई गई जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कांग्रेस का आरोप है सरकार के दबाव में स्थल बदला गया है। अब कार्यक्रम बन्नू स्कूल ग्राउंड में कराने का फैसला रखा गया है। तो इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है और इस पर अब कांग्रेस का कहना है कि कार्यक्रम स्थल बदलने की जरूरत क्या थी। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदर्शन ही तो करना है चाहे कोई भी स्थल हो। खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। सूत्रों से खबर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के प्रबंधन में बड़े बदलाव और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में चढ़ावे के संग्रह, परिवहन और गणना प्रक्रिया में खामियों की ओर इशारा किया गया है। तो आज फाइनल रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या है आपको बताते हैं एक एक करके वो कौन से बिंदु जिन पर बात हो सकती है। सबसे पहले प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। इतना ही नहीं, एआई आधारित निगरानी की सिफारिश भी की जा सकती है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है। और तो और अनिल मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव का नाम भी संभव बताया जा रहा है। गणना कर्मियों की भूमिका तय भी की जा सकती है और 3 स्तरीय चेकिंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा जा सकता है क्योंकि अभी तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। बैंक तक रकम पहुंचाने में तकनीक का इस्तेमाल हो, यह भी सुझाव हो सकता है। और पदाधिकारियों की भूमिका जिम्मेदारियों पर तय हो सकती है। किस तरीके से भूमिका रहनी चाहिए इस पर भी बात हो सकती है और इस रिपोर्ट में जिक्र हो सकता है। इसी से जुड़ा एक अपडेट, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में कार्रवाई तेज हो गई है। आज पुलिस रिमांड पर है सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा। अभियुक्तों को फैजाबाद पुलिस लाइन लेकर पुलिस की टीम पहुंची है और पूछताछ के बाद कुछ लोकेशन पर लेकर जाएगी पुलिस की टीम। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी। अयोध्या पुलिस को मिली है 14 घंटे की रिमांड और इन 14 घंटों में पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमांड पर हैं दोनों अभियुक्त और कई और लोकेशन पर भी पुलिस की टीम लेकर पहुंचेगी।
अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। हमने देखा जब प्राथमिक रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ सुझाव दिए गए थे और उन सुझाव के आधार पर कार्रवाई तेज भी की गई थी। अब ये जो रिपोर्ट आने वाली है, क्या इनमें अभियुक्तों के नाम और जुड़ सकते हैं? क्या इसमें अनिल मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और चंपत राय का नाम जुड़ने की संभावना है? और जो पूछताछ हो रही है उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में तमाम आरोपियों के नाम उसमें मेंशन थे और उसके अलावा सुभाष श्रीवास्तव का भी नाम था, लेकिन अब जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम हो सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये विस्तृत रिपोर्ट होने वाली है। और विस्तृत रिपोर्ट में जो लोग भी जिम्मेदार थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, वहाँ की मॉनिटरिंग को देखने के लिए, और जिन लोगों ने काम पर रखा था काउंटिंग में लगे हुए, चाहे कर्मी हो या फिर जो निगरानी के लिए सुभाष श्रीवास्तव की हायरिंग हुई थी, वो अनिल मिश्रा के थ्रू हुई थी। इसलिए इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है कि इस बार जो फाइनल रिपोर्ट एसआईटी सौंपेगी उसमें तमाम जिम्मेदार लोगों के नाम रहेंगे। और चूंकि जिम्मेदार पदों पे अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी थे और उसके अलावा चंपत राय जो कि महासचिव थे, उनके नाम इस एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट में होने की संभावना जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। बहरहाल एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। पहले 15 दिन का समय दिया गया, उसके बाद 15 दिन एक्सटेंड किया गया। आज 15 जुलाई का दिन है, तो आज वो मियाद पूरी हो रही है। इसका मतलब कि आज एसआईटी को फाइनल रिपोर्ट सौंप देनी है, क्योंकि वही रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट तक भी जानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आज दो आरोपियों को इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको आज पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ चली। और पिछले 4 घंटे से ये पूछताछ अयोध्या के पुलिस लाइन में चल रही है, जिसमें कि सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ पुलिस आज कर रही है। और उन्हें कुछ लोकेशंस पर भी सेकेंड हाफ में यानी कि शाम तक ले जाया जा सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एसआईटी की जांच वो पूरी हो चुकी है और आज उनको फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है। तो तमाम निगाहें जो है वो फाइनल रिपोर्ट की तरफ है कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन होते हैं, किन किन के नाम होते हैं और किस तरह के सुझाव जो है वो एसआईटी की तरफ से दिए जाते हैं, क्या क्या कमियां रही सिस्टम में, उसको इंगित करते हुए एसआईटी रिपोर्ट ये जो है वो पूरी तैयार की जाएगी। और आने वाले मीटिंग में यानी कि जो 22 जुलाई को जो ट्रस्ट की बैठक होनी है उसमें भी ये एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट रखी जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी अभिजीत, क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट में भी कई सुझाव दिए गए थे और अब ये तो फाइनल रिपोर्ट है जिसका इंतजार भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। शिंदे की पार्टी में शामिल हुए उद्धव गुट के 6 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और पार्टी बदलने के करीब 1 हफ्ते बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सांसद बीती रात गृह मंत्री से मिले हैं। बैठक में एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना संसदीय दल के नेता श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह से बैठक में मुलाकात हुई है। ये 6 सांसद इस बैठक में मौजूद रहे। किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, इसका असर आने वाले मॉनसून सत्र पर कैसे पड़ेगा ये भी जानते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जानते हैं कि बातें क्या हुई हैं इस बैठक के दौरान। तो दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर शिंदे भी नजर आ रहे हैं। अब गृह मंत्री से उद्धव के 6 बागी लोकसभा सांसद की मुलाकात हुई। संसदीय क्षेत्रों में लंबित काम में तेजी लाने पर चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय मदद की मांग भी की गई है। केंद्रीय योजनाओं को जल्द मंजूर करने की मांग भी की गई है। इतना ही नहीं, विकास कार्यों को लेकर भी बातचीत हुई है। इस पर क्या बयान सामने आए हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। तो मीटिंग हुई, सदिच्छा भेंट थी और अमित भाई के साथ हमारे 6 सांसद थे, उनकी बैठक हुई है। सदिच्छा भेंट थी और उनके चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में चर्चा। अगर सरकार वापस वो बिल लाते हैं तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। संजय राउत का बयान भी सामने आया। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। सियासत तो हो ही रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, इस बैठक के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कई मुद्दों पर बातचीत हुई है।
जी बिल्कुल, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, सोमवार से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार उसके पहले अपने आंकड़ों को दुरुस्त करिए और साथ ही साथ जो लोग एनडीए में शामिल हुए हैं उनको भी ये भरोसा दे रही है कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो टूट हुई थी, 6 सांसद जो उनसे अलग हुए थे, उसके बाद ये पहली औपचारिक मुलाकात थी एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे की और उन 6 बागी सांसदों के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ। लगभग कल 1 घंटे तक ये बैठक चली। उस बैठक में अमित शाह ने उनको बताया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान रखा जाएगा, आपके क्षेत्र में जो योजनाएं लंबित है या जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको उनमें तेजी लाई जाएगी। उनको बताया गया केंद्र में एनडीए की सरकार है और वह महाराष्ट्र में सरकार है, लिहाजा क्षेत्र की जो जनता है उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करने में पूरी तरह से मदद की जाएगी। और इसके साथ साथ 15 मिनट लगभग एकनाथ शिंदे ने अलग से 1-to-1 गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया उसके बारे में उन्होंने बताया और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में और आगे क्या किया जा सकता है उसको लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। अभी सरकार की कोशिश ये है कि कैसे भी इस मानसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल को पास कराया जाए। उसको लगता है कि जो लोग पाला बदल के एनडीए का हिस्सा बने हैं, अगर उनको खुश रखा जाता है, उनके क्षेत्र की जनता को खुश रखा जाता है, तो भविष्य में ऐसे और भी सांसद जो अभी फिलहाल दूसरे दलों में है वो बीजेपी या फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि एनडीए को और मजबूती देने के लिए और साथ ही साथ जो भविष्य की जो रणनीति है उसको लेकर ये कल बैठक कराई गई है। और इसका बताया जा रहा है कि बड़ा पॉजिटिव मैसेज न सिर्फ एनडीए के सहयोगी दलों में गया बल्कि ऐसे लोग जो कि अपना पाला बदलने को लेकर थोड़ा सशंकित है, उनके मन में भी ऐसा बताया जा रहा है कि इसको लेकर थोड़ा अच्छा मैसेज गया है। बिल्कुल, और इन बढ़ते नंबर्स की वजह से बिल पास कराने में मदद मिलेगी क्या? मानसून सत्र पर भी अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। राजधानी लखनऊ से ये खबर है जहां केजीएमयू में नॉनवेज पर हंगामा हो गया। मामला क्या है? केजीएमयू के हॉस्टल के मेस में नॉनवेज बंद करने को लेकर खबर है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आदेश जारी किया है, मेस में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। नॉनवेज आइटम पूरी तरह से बैन किया गया है। तो केजीएमयू में हॉस्टल में नॉनवेज परोसे जाने पर मनाही, नॉनवेज आइटम पूरी तरह से बैन किए गए हैं। मेस में अब केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। तो केजीएमयू में नॉनवेज पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, लेकिन खबर क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, आपको इससे जुड़ी डिटेल बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। केजीएमयू कैंटीन मेस में नॉनवेज नहीं मिलेगा, हॉस्टल में केवल शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। दरअसल राज्यपाल को हॉस्टल का निरीक्षण करने के बाद कई जानकारी हासिल हुई। राज्यपाल ने हॉस्टलों का निरीक्षण किया था और नॉनवेज पकाने वाली स्थानों पर गंदगी मिली थी। आनंदीबेन पटेल को, राज्यपाल को, हॉस्टल के 2 मेस में एक्सपायर्ड मसाले तक मिले थे। राज्यपाल ने लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। RMLIMS के दीक्षांत समारोह में भी नाराजगी जताई गई थी। केजीएमयू में क्या कहा, किसी भी हॉस्टल के मेस के मेन्यू में नॉनवेज नहीं होगा और मेस के भोजन की लिस्ट में अंडा भी शामिल नहीं होगा। गंदगी पाए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया है। हॉस्टल में निजी मेस में नॉनवेज बनाया जाता है। सहकारी व्यवस्था में छात्र चलाते हैं ये निजी मेस। अब छात्रों के नॉनवेज पकाने की निगरानी भी की जाएगी, ये भी फैसला सुनाया गया है। अब बड़ी बातें क्या हैं इसमें? हॉस्टल में बाहर से नॉनवेज लाना अलाउड है, मंगाने पर रोक नहीं है, लेकिन शाकाहारी ही भोजन मेस में बनेगा, ये जरूर निर्देश दिए गए हैं। केजीएमयू में नॉनवेज बंद होने से सियासी घमासान भी अब शुरू हो गया है। आपको सुनाते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है। किसको किसको आदेश दीजिएगा? उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो मटन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या आप? और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो बंगाल जाके मच्छी और भात खाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या? केवल आदेश उत्तर प्रदेश में आने के बाद आपका विचारधारा बदल जाती है, आपका एजेंडा बदल जाता है। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, उस पर आदेश देना, तो ये आदेश तुगलकी फरमान है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो अब ये तो उनका अधिकार भी है, जो विश्वविद्यालय होते हैं, कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो इस मुद्दे पर केजीएमयू के मीडिया इंचार्ज कुमार शांतनु ने भी बयान दिया है। क्या कहा, सुनिए।
जो हमारी जितनी मैसेज है ये तो निश्चित रूप से क्लियर है, ना आज तक कभी नॉनवेज वहाँ बना है और ना ही कभी सर्व हुआ है। जो मैसेज केजीएमयू खुद संचालित करता है। ये बात मैडम ने अपने खबर से बताई थी, तो इस बारे में पूछा गया तो वो निजी मेस हैं, कोऑपरेटिव मेस हैं, जो बच्चे अपने प्राइवेट लेवल पे चलाते हैं, जिसमें वो नॉनवेज बनता था। कल गवर्नर मैडम की टिप्पणी के बाद उस पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि अब नॉनवेज उन मैसेज में बिल्कुल नहीं बनेगा और ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत प्रभावशाली रहेंगे। तो निर्देश तुरंत प्रभाव से शुरू किए गए हैं और उनका पालन किया जा रहा है, ऐसी जानकारी दी गई है। लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, ये बताइएगा कि गंदगी के बारे में जानकारी कहां से मिली? राज्यपाल वहां पहुंची हुई थी, उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन गंदगी से बीमारी भी फैलती है। क्या यही वजह है जिस वजह से ये नियम लागू करने की बात कही जा रही है? प्रगति, देखिए, दरअसल हम पीछे जाना चाहेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल संस्थान में दीक्षांत समारोह था, वहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, वहाँ औचक निरीक्षण किया, कैंटीन का किया और कई सारी गंदगियाँ मिली। हालांकि वहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में उन्होंने चूँकि मंच से ही कह दिया था कि नॉन वेज नहीं बनना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में नॉन वेज पे एक तरीके से जो कैंटीन थी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट की, वहाँ बंद हुई। उसके बाद 2 दिन पहले केजीएमसी में दीक्षांत समारोह था। उस दीक्षांत समारोह में जब पहुँची तो उन्होंने पूरी जानकारी ली और फिर से उनको जानकारी, चूँकि एक टीम गई थी राजभवन की, उच्च शिक्षा के जितने भी शैक्षिक संस्थान जुड़े होते हैं सीधे राज्यपाल गौन करती हैं, तो उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में या मेडिकल संस्थानों में इस तरीके की टीम भेजी थी। वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद उन्होंने उस बात का फिर से जिक्र किया कि नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। अगर कोई ला करके बाहर से खाता है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कैंटीन में नहीं बनना चाहिए। उसके बाद नित्यानंद सोनिया जो वहाँ की बीसी है, उन्होंने निर्देश दिया, उनके निर्देश पे आदेश जारी हो गया। हालांकि विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि अब कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये सरकार या इस तरीके की चीजें तय नहीं की जा सकती, लेकिन ये बड़ा बिल्कुल, और आदेश पालन करने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। समय को देखते हुए रोक रही हूँ आपको। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब भारत के खिलाफ नई साजिश रचने में जुटा हुआ है। जमीन और हवा में मार खाने के बाद अब पानी के रास्ते घुसपैठ का प्लान तैयार कर रहा है। लश्कर पाकिस्तान में अलग अलग टेरर कैंपों में युवाओं और महिलाओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। इन कैंप में युवाओं को आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तैराकी और साथ ही ताइक्वांडो जैसी गतिविधियों के नाम पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। भारत के खिलाफ लश्कर की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है लश्कर। आतंकी कैंपों में एआई से लेकर स्विमिंग तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। मोस्ट वांटेड आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक दे रहा है ट्रेनिंग। ये देखिए, इससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक ट्रेनिंग दे रहा है। महिलाओं और युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि ऐसी पहली तस्वीर सामने नहीं आई है, इससे पहले भी युवाओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। बढ़ते आगे, लश्कर की नापाक साजिश के बारे में एक एक जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पानी के रास्ते घुसपैठ का प्लान तैयार किया जा रहा है। आतंकियों की अंडर वाटर ट्रेनिंग और उसकी तस्वीरें भी एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। पहले ट्रेनिंग के लिए बेसिक कोर्स, फिर 10 दिन बाद एडवांस ट्रेनिंग का कोर्स। मंगला डैम में एडवांस ट्रेनिंग कोर्स दिया जा रहा है। वाटर ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में कई आतंकी ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं। लश्कर कमांडर हारिस दे रहा है ट्रेनिंग। बड़ी बातें क्या हैं? ट्रेनिंग कैंप में जहरीली तकरीर भी दी जा रही है। आतंकियों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है और तो और भारत को दुश्मन नंबर 1 भी बताया जा रहा है। इस तरीके की बातें उन्हें सिखाई जा रही हैं। अब इससे खतरा बड़ा क्यों है? कसाब और साथियों की यही ट्रेनिंग हुई थी जहां पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये भारत की तरफ से साफ
कह दिया गया है और मुंहतोड़ जवाब भी पाकिस्तान को कई बार दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। एक और तस्वीर सामने आई है जहां आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही है, इसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल प्रगति, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है। खासतौर पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो कि आईएसआई की सरपरस्ती में वहाँ पर पल रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर ट्रेनिंग कोई दे रहा तो है लश्कर तैयबा। पाकिस्तान के हर प्रांत के अंदर लश्कर तैयबा ने अपने ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे राणा मोहम्मद अशफाक जो कि इंडियाज़ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है लश्कर तैयबा का, वो देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरीके से जगह जगह वो पानी में यानी कि तैराकी की ट्रेनिंग दे रहा है, वहाँ की नदियों में तैराकी की ट्रेनिंग दे रहा है युवा जिहादियों को। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो लश्कर तैयबा की राजनीति जो पॉलिटिकल विंग है PMLL, ये बेसिकली वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी भर्ती करके उनको AI की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ख़ास तौर पर जो राणा मोहम्मद अशफाक जो आतंकी है लश्कर तैयबा का, उसने हाल ही में एक बयान भी जारी किया जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि दुश्मन जो है वो न सिर्फ हथियारों में निपुण है बल्कि वो हाईटेक भी है, तो उसके जितना हाईटेक होना पड़ेगा। और यही मकसद लश्कर तैयबा का है कि महिलाओं को लगातार AI की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जा रही है, कंप्यूटर ट्रेनिंग वहाँ पर दी जा रही है। और इसके अलावा जो युवा जिहादी हैं उनको इस तरीके से ना सिर्फ जूडो कराटे ताइक्वांडो, इसके अलावा उन्हें पानी में तैराकी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद अब बच्चों और महिलाओं का सहारा ले रहा है और ये तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्विमिंग सिखाई जा रही है, ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं महिला और बच्चे भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। जैसे कि जितेंद्र जानकारी दे रहे थे, राणा भी ट्रेनिंग यहाँ पर दे रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिससे साजिश के बारे में जानकारी मिली है और पर्दाफाश हो चुका है। तो इस नापाक साजिश की 4 और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं।